हेलो एंड वेलकम बैक आर माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चर लेके आए हैं और इसमें जो टॉपिक है वो हमारा पावर शेयरिंग का है। तो हम रिवीजन क्लासेस ही करेंगे जो जल्द से जल्द इसको कंप्लीट हम कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है। कि पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड एक जैसे एक किससे रिलेटेड है, एक कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री को अगर अच्छे से संचालित करना है या एग्जीक्यूट करना है ना, जैसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के एवरीथिंग, तो ये सारी जो एक्टिविटी जो होगी वो किसमें आएगी, पॉलिटिकल साइंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पावर शेयरिंग। देखिए, पावर शेयरिंग का मतलब ये है कि अगर कोई पावर है, अगर एक टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक उसको प्रोवाइड किया जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग। कि मतलब अपने पावर का कुछ हिस्सा, कुछ पावर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या वर्टिकल फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के बारे में ये बेसिक जानकारी है कि जब कोई भी पावर, कोई भी अथॉरिटी हो, या फिर आप घर में ही देख लीजिए, आपके दादाजी होंगे, उसके बाद मम्मी पापा होंगे, फिर उसके बाद आप होंगे, बड़े भैया होंगे, उसके बाद छोटे भाई होंगे, बहन होंगी, इस तरह से। तो सबका एक पावर है। तो आप कभी भी आप देखोगे कि जो बड़े बुजुर्ग हमारे में हो तो वो हेड होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं वो हेड है। जो भी वो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अगर कोई बात कहते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो पूरी फैमिली उसको फॉलो करती है। तो उसी तरह पावर शेयरिंग भी है, उसी तरह पावर शेयरिंग भी है कि पावर शेयरिंग को किस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या विलेज लेवल पे, या फैमिली लेवल पे, ये हर जगह इसका आपको देखने को मिल जाएगा। तो पावर शेयरिंग क्या है कि मतलब अगर कोई पावर है, एक हायर लेवल से एक लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कुछ पावर को, है ना, उसे हम बोलेंगे पावर शेयरिंग। ठीक है, तो चलिए इतना समझ में आ गया। अब आप बात करते हैं बेल्जियम, और यही पावर शेयरिंग का ही मैटर है। दो ये तो इसी क्वेश्चन जो भी है आ सकते हैं, तो इसी में पावर शेयरिंग की बात करिए बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। देखिए, बेल्जियम की राजधानी जो ब्रसेल्स है, कहां पे है, ब्रसेल्स है। ठीक है, ब्रसेल्स है। यहां पर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कुछ एथनिक ग्रुप होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, उनके बारे में बात कही गई है। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री होती है, हम वहां पे जानते हैं कि कोई कंट्री है, अगर वहां पे एथनिक ग्रुप रहते हैं। सबसे पहले हम एथनिक ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरा टॉपिक इससे रिलेटेड है ना, कि एथनिक ग्रुप होते क्या है। देखिए, एथनिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जो हमारा जो सोसाइटी है उससे थोड़े अलग होते हैं। उनका एक कल्चर होता है, उनका एक ट्रेडिशंस होते हैं, वो एक रिचुअल को फॉलो करते हैं, है ना, जो स्पेशल कैटेगरीज में रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार की चीजों को हम एथनिक ग्रुप में शामिल करते हैं। जैसे अगर ट्राइब पीपल देख लें, तो उनका एक अलग कल्चर होगा, उनकी एक अलग संस्कृति होगी, उनका एक अलग वेशभूषा होगा, खाना पीना अलग होगा, रहन सहन अलग होगा। तो ये कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की बात जब करते हैं, अगर उसमें स्पेशलाइजेशन मिलती है, उसी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एथनिक ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही एथनिक ग्रुप यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे बात हो रही है एथनिक ग्रुप की। जैसे मान लीजिए एथनिक ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे एक जैसे जितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं, जैसे फ्लेमिश है ना, ये फ्लेमिश है। तो ये का ब्रसेल्स में मौजूद है, वहां पे डच है ना, जैसे ये हो गए डच हो गए, है ना, जर्मन हो गए। ठीक, इस प्रकार के वहां पे कुछ कम्युनिटी है, कुछ मेजोरिटी में है और कुछ भैया माइनॉरिटी में है। तो हम इसके बारे में कैसे जानेंगे, एक मिनट वीडियो सही है ना, ठीक है, तो वीडियो सही है। देखिए, तो अब यहाँ पे फ्रेंच है, जर्मन है। तो अब देखिए क्या है कि ये लैंग्वेजेस हैं जो लोग बोलते हैं। अगर हम फ्लेमिश की बात करें तो वहां पे करीब करीब आपको दिखेगा कि 59%, जो 59% समथिंग है वो डच है। पूरी कंट्री में बात करें, अगर एक मेजोरिटी ले तो 59% क्या है, डच है। और वहीं पे अगर अनदर जो है, और जो रिमेनिंग है वो 40% वो क्या है, फ्रेंच है। वो क्या है, फ्रेंच। ठीक है, और 1% क्या है आपके, 1% आपके जर्मन स्पीकिंग करते हैं। तो समझिए क्या है कि अगर वहां फ्लेमिश के जो कम्युनिटीज के लोग हैं जो होल कंट्री में हैं, तो करीब करीब 59% है। अगर वहां पे जो फ्रेंच है जो स्पीक करते हैं, जैसे अब ये लोग फ्लेमिश है, तो डच जो स्पीक करते हैं लैंग्वेज है, ये 59% है। अगर वहीं पे हम अगर फ्रेंच की बात करें वो 40% है, और 1% जर्मन की बात करें। लेकिन अगर हम ब्रसेल्स की बात करें, है ना, ब्रसेल्स की बात करें, वहां पे देखेंगे आप 80%, आप 80% जो कैपिटल है, कैपिटल याद रखिए, कैपिटल है। ठीक है, कहाँ की, बेल्जियम की, जो ब्रसेल्स है वहां पे। तो अब देखिए, ये तो मेजोरिटी है अब कंट्री लेवल पे, लेकिन अगर कैपिटल में देखा जाए तो 80% जो मेजोरिटी है वो किसकी है, फ्रेंच स्पीकिंग की। किसकी है, फ्रेंच स्पीकिंग की। ठीक है, अगर वही डच की जो कैपिटल में देख रहे हैं, ब्रसेल्स के कैपिटल में देख रहे हैं, तो कितने हैं डच स्पीकिंग, 20%। कितने हैं, 20%।
अब देखिए होता क्या है कि अब जैसे बात यह आ गई कि भाई कौन सी कम्युनिटी की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, किस कम्युनिटी को हम ज्यादा बेनिफिट दे सके। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे। कहने का मतलब है कुछ चीजों को ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया जाता है ना, किसी को अधिक वरीयता दी जाती है जॉब में, है ना, जॉब में इनको वरीयता दी जा रही है, यूनिवर्सिटी में अच्छे एडमिशन के लिए वरीयता दे दी जा रही है। तो कहने का मतलब है कि बेल्जियम और श्रीलंका में ये जो चीजें देखने को मिल रही हैं कि भाई एथनिक ग्रुप है, अगर कंट्री लेवल 59% है और वहीं पे अगर हम देख रहे हैं 40% आप फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं और 80% आपके जो कैपिटल ब्रसेल्स में है 20% डच बोलते हैं, तो ये बड़ा ही डाइवर्सिफाई है। तो इस प्रकार से वहां पे गवर्नमेंट हम ये नहीं कह सकते कि किस प्रकार से इसको हम हैंडल कर पाएंगे, है ना, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हमें इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने के लिए वहां की सरकारों ने, जैसे अगर मेजोरिटी है वही एक डेमोक्रेसी आए, क्या है, डेमोक्रेसी आए, क्या हो, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हो, है ना। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी होगा तो सभी लोग मिलकर के एक पर्सन को चुनेंगे, वहां पे चाहे कोई कंट्री माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो, है ना। तो यहाँ पे यही कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई अगर हम पूरे कंट्री में इतने परसेंट है तो ये लोग अपना कह रहा है कि नहीं हम यहाँ पे अपना हमें पॉलिटिकल पार्टीज में या फिर हमें गवर्नमेंट चलाने दिया जाए, और ये लोग हैं कि भाई अगर हम कैपिटल में अगर इतना है इनकी मेजोरिटी है तो हम इतनी हमारी सरकार चलनी जाए। तो ये भी एक टर्म आएगा मेजोरिटेरियनिज्म, है ना, ये वाला टर्म। इसका मतलब ये होता है, ये कह रहा है कि भाई अगर जिसकी मेजोरिटी है, जिसकी मेजोरिटी सबसे अधिक है, छोटी मेजोरिटी वालों की बातें वो नहीं मानेंगे। भाई क्यों? क्योंकि हमारी मेजोरिटी अधिक है, सरकार हम चलाएंगे, कोई पॉलिसी लॉन्च करनी है तो हम चलाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये होता है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब यही है कि भाई अगर श्रीलंका में अगर देखा जाए या फिर कहीं भी अगर दोनों जगह आएगा सबसे अधिक क्या है कम्युनिटी, तो देखा जाए तो इसके कहने का तात्पर्य यही है कि सबसे अधिक जिसकी मिनोरिटी सबसे अधिक जिसे मेजोरिटी सबसे अधिक जिसकी रहेगी वो ये चाहते हैं जो माइनॉरिटी है हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हमारी मेजोरिटी अधिक है तो हम सरकार चलाएंगे, राइट। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए डेमोक्रेसी टर्म लाया गया। क्या लगा? डेमोक्रेसी। क्या लग गया? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या होता है? देखिए डेमोक्रेसी एक सिंपल वर्ड है कि कोई भी सभी लोग सभी पीपुल उस कंट्री में रहने वाले किसी एक पर्सन को, जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक पर्सन को चुन करके अगर वहां पे या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक नेता चुन लेती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। मतलब चूज बाय द पीपुल्स, है ना। सभी लोग चुन करके अगर एक को चुनते वहां पे कोई माइनॉरिटी में हो, मेजोरिटी में से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये सारा डेटा दिया था कि बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम्स है। और श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका में यही है कि जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट वहां चल रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ में पॉलिसी लानी पड़ेगी कि चलिए भैया कि हम कैपिटल में आप इतने हो, हम यहाँ पे हैं, तो हमें कोई ऐसा डेमोक्रेसी के तौर पे कुछ इनिशिएटिव करना पड़ेगा कि जितने भी कंट्री में लोग हैं, है ना, किसी एक लीडर को चुना जाए तो सभी लोग उसको वोट के माध्यम से चुन सके और वो सरकार चला सके, ठीक है। तो उसी तरह क्या है श्रीलंका में है। श्रीलंका में भी बहुत सारे डाइवर्सिफाई देखने को मिलेगा आपको। देखिए क्या है श्रीलंका में भी आपको देखने को मिलेगा, दोनों का भी समराइज करेंगे, ठीक है। श्रीलंका में क्या है? देखिए श्रीलंका में करीब करीब आप सिन्हाला, है ना, वहां पे सिन्हाला, ठीक है, एक कम्युनिटी है, ये लोग कम्युनिटी वहां पे है। तो अगर इनका मेजोरिटी वहां पे देखा जाए तो करीब करीब ये लोग सिन्हाला की मेजोरिटी है 74% समथिंग, 74% समथिंग है ना, 74 समथिंग, ठीक है। अब उसके साथ साथ अब देखिए वहां पे एक और ग्रुप है, ठीक है, सिन्हाला के साथ साथ तमिल। अब ये तमिल है तो इसमें भी दो ग्रुप बांटा गया, एक इंडियन तमिल है, ठीक, और एक श्रीलंकन तमिल है, श्रीलंकन तमिल, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक मिनट, अब देखिए यहां पे क्या है कि इंडियन तमिल कौन है कि जैसे जब भारत जब ये क्या नाम है, श्रीलंका जब आजाद हुआ तो उस समय जितने भी प्लांटेशन वर्कर थे इंडिया के जो तमिल में रहते थे वो श्रीलंका शिफ्ट हो गए। अब वो वहां पे चाय की खेती के लिए, प्लांटेशन के लिए चले गए वहां पे, अब वहां पे रहने लगे। जब रहने लगे तो कहने का मतलब ये है वह भी निवासी हो गए, तो उनकी भी जनसंख्या वहां पे क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो इंडिया से गए उसको इंडियन तमिल बोलते हैं, इंडियन तमिल। और जो नेटिव है, जो श्रीलंका के ही नेटिव है, उनको क्या बोलेंगे, श्रीलंकन तमिल, राइट। इतना समझ आ गया। तो अब देखिए यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट है, यही जो बेल्जियम में हो रहा है यही कॉन्फ्लिक्ट यहां पर भी चल रही है, ठीक है, यही कॉन्फ्लिक्ट यहां पर भी चल रही है। अब उसके साथ साथ
जब भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो करीब करीब आपको देखने को मिलेगा कि इसी में से 30% जो है, अगर हम बात करें इसमें से 80% तमिल है, 80% समथिंग तमिल वाले हैं, ठीक है, तमिल वाले हैं। अब उसके साथ साथ इसी 80% में से 13% श्रीलंकन वाले हैं, और जो रिमेनिंग है वो क्या है, इंडियन तमिल है, इंडियन तमिल है, ठीक है। तो 80% में से जो 30% वो नेटिव यहीं के हैं, श्रीलंकन तमिल है। अब उसके साथ साथ जब इनकी मेजोरिटी देख, वहां पे सिंघाला लोग हैं, ये कहना चाह रहे हैं जो माइनॉरिटी में है, इनको न जॉब दिया जा रहा है, न इनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जा रहा है, मतलब इनको इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो ये लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, अगर हम तमिल है तो हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, इन लोग डिमांड करते हैं। लेकिन सिंघाला के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती है, सिंघाला के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती है। अब इसमें तमिल वाले लोगों ने कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, जो क्योंकि हम नेटिव हैं। तो अब इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये जो 30% है, ये लोग भी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम नेटिव हैं तो हमारी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो, हमारे जॉब में भी अपॉर्चुनिटी मिले, है ना, और हमें इस गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया जाए। तो ये इन्होंने यही बात की जो बेल्जियम में देखने को मिल रहा है। तो मेजोरिटी का मतलब यही लोग सोच रहे हैं कि जिनकी मेजोरिटी अधिक है, वही सरकार चलाएगी और वही लोग वहां का नेता बनेंगे। लेकिन यहाँ पर भी देखने को आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वीडियो सही है ना भाई? हाँ ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी में होते हुए भी ये लोग लोगों को डिप्रेस मतलब सप्रेस करें, उसको दबाएं। इसी को मैंने बोला, मेजोरिटी में यही शब्द होता है कि जो मेजोरिटी होती है, ये लोग चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी में है, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। अगर हमारे पास मेजोरिटी है तो हम प्रशासन करेंगे और हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, हमें जॉब में वरीयता दी जाएगी, हमारे लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे, ऐसी बात ये लोग करते हैं, है ना। तो दोनों में सेम है। आप इनको पूछ सकता है कि इन दोनों में क्या पूछ सकता है कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या डिफरेंसेस है, इनमें क्या। तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है मेजोरिटी को लेकर के, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जॉब के लिए, है ना, ये सारी चीजें यहाँ की प्रॉब्लम्स है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। लाइट एक मिनट, आवाज आ रही है यार, कोई शटर उठा, ठीक है यार, कभी आवाज आती है ना तो इसीलिए थोड़ा रुकना पड़ जाता है बगल में, ठीक है। तो चलिए ठीक है। तो ये श्रीलंका की ये कॉन्फ्लिक्ट थी। तो अगर हम दोनों जगह देख रहे हैं कि सेम कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो भाई इसके सोल्यूशंस क्या है। तो अगर हम बेल्जियम की बात करेंगे या श्रीलंका की बात करेंगे, तो दोनों में ये सारी मेजोरिटी क्या है, अलग अलग है ना, मेजोरिटी अलग अलग है। तो ये सिंपल से इन्होंने एक आइडिया निकाला, जैसे चलिए भाई ठीक है, बेल्जियम की बात कर लेते हैं। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि जितने भी कम्युनिटी हैं, जैसे वहाँ पे आपके जो स्पीकिंग करने वाले लोग थे ब्रसेल्स में, है ना, ब्रसेल्स में, तो 80% कौन थे, फ्रेंच थे, है ना, 80%। और वहाँ पे डच कितने थे, 20%, ठीक है। तो अब ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अभी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई कंट्री में तो हम मेजोरिटी में है, लेकिन हम जो कैपिटल है, अगर भाई कोई भी कहीं की कोई भी कंट्री हो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, कैपिटल वहाँ पे जो बनाया जाता है वो पूरे कंट्री के स्टेट को फॉलो करती है। तो अब बात ये आ गई कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो भाई जाहिर सी बात है कि एज वेल कोई पॉलिटिकल ग्राउंड हो, एज वेल या फिर रियल में हो, हमें उसको एक सही तरीके से एग्जीक्यूट करने आना चाहिए। तो बेल्जियम में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक मिनट, ठीक, हमने क्या किया कि बेल्जियम में कि भाई सभी के लिए हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके साथ साथ यहां से वीडियो आ रहा है ना भाई, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, और उसके साथ साथ जितने भी लोग कल्चर अपने फॉलो करते हैं, वो क्या हो, वो कल्चर भी इनका साथ, मतलब सभी के लिए सभी कल्चर को फॉलो करें, है ना। अब उसके साथ साथ जो अगर गवर्नमेंट को चला रहे हैं ना, हम इक्वल पावर देंगे कि भाई अगर कोई छोटी कम्युनिटी है या लार्ज अमाउंट में है, जितने भी बड़े अमाउंट में, हम सबको क्या करेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, चाहे कोई माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो, है ना, सभी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो और सभी लोग किसी भी प्लेस से आते हो, हम उसको क्या करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब ये जो मामला है बेल्जियम का सॉल्व हो गया कि भाई चलो ठीक है, बेल्जियम हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, तो बेल्जियम में इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अलाउ कर दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ना। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए, है ना, जो यूज कर रहे हैं सभी को एक साथ बुलाया जाए। अब उसके साथ साथ करीब करीब इसमें 4 बार इनके कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया, चलो भाई 4 बार मॉडिफाई किया गया कि भाई ये ज्यादा इनमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट उसको हम दूर कर सके।
तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गई, है ना, इक्वल वर्क हो गए, इक्वली मतलब सभी कल्चर को जो जो जिस प्रकार के जो कल्चर फॉलो करते हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, है ना। ये सारी चीजें करने के बाद वहां पे कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी कम हुई। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई अब ऐसा नहीं है कि हम सबसे अधिक पावर जो सबसे अधिक किसी को दे रहे हैं तो उसको सारी सारी पावर दे देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी को इक्वल पावर दिया गया, या फिर ये भी लिख सकते हैं इक्वल पावर शेयरिंग, इक्वल पावर दे दिया गया, चाहे ये कम्युनिटी हो इक्वल पावर दिया गया, इससे यहाँ की कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लिया गया। अब वहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई तो सिविल वार हो गया, सिविल वार हो गया। अब सिविल वार क्या होता है, जब कोई दो कंट्री के बीच एक कंट्री के बीच में जब दो ग्रुप के लोग आपस में 2 या 3 ग्रुप आपस में जब लड़ाई करते हैं, है ना, अपने हक के लिए, तो वो एक सिविल वार हो जाता है। और यहाँ पे सिविल वार क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये मैसेज जब ये मैसेज पूरे देश में गया कि नहीं भाई, अगर जो बेल्जियम ने किया है इस प्रकार से श्रीलंका में किया जाए या अन्य कंट्री में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम चीजों पे कंट्रोल पा सकते हैं। और इसी का नाम दे दिया गया पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कि भाई कोई माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो, हम उसको क्या करेंगे, इक्वल पावर शेयरिंग दे देंगे कि सभी लोग मिल करके सरकार चलाएं, सभी लोग मिल करके रहें, अपने कल्चरल हो, डाइवर्सिफाई हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, एवरीथिंग। ठीक है, तो आई होप इसकी चीजें आपको समझ में आएंगी। ये भी हो गया एथनिक और एथनिक भी, मेजोरिटी आपको बता ही दिया। अब अभी है एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम और एकोमोडेशन ऑफ श्रीलंका, दोनों मतलब यही है। इसका मतलब ये है कि भाई इनको क्या क्या सुविधाएं दी गई, है ना, भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, चलिए भाई सही ठीक है, आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जा रहा है, आपको इक्वली ट्रीट किया जा रहेगा, जॉब पे आपको अच्छे से दे दिया जाएगा, किसी को कल्चर के बेसिस पे या माइनॉरिटी बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं है किया जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम या एकोमोडेशन ऑफ श्रीलंका में कह सकते हैं। दोनों चीज सेम है, थोड़ा श्रीलंका में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एलम, आपने एक एलम स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, तमिल एलम, अभी नाम याद है, तमिल एलम, है ना। अब यहाँ पे लोग मेजोरिटी में जो थे, और यहाँ पे एक चीज और है ध्यान में आ रहा है, यहाँ पे 7% वो लोग भी थे क्रिश्चियन, और इसमें से क्रिश्चियन में से कुछ हिंदू थे, सॉरी कुछ सिंघाला थे, है ना, और कुछ बुद्ध को मानने वाले थे, बुद्धिज्म वाले थे। ये सिंघाला भी बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, तो ये 7% वो लोग भी थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ तमिल क्या करना चाहते थे कि भाई हम एक तमिल एलम का स्टेट बनाना चाहते हैं, तमिल हमारा स्टेट होगा, उसके मालिक हम होंगे, और हम ये चीजें खुद अपना पावर शेयरिंग है या फिर जो भी चीजें हम कर रहे हैं खुद अकेले हम कर लेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत लंबे समय तक, इसी के चलते आपने देखा होगा राजीव गांधी जो थे, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर था, उस समय भी इनको उसी मैटर पे वहां पे गए थे, बहुत सारे सिविल वार हुए, है ना, बहुत लोग मारे भी गए, है ना। तो उसी कॉन्फ्लिक्ट में जब ये तमिलनाडु में एक घटनाएं, सभी लोग वहां पे जाते थे रहने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी थी, तो उसी समय इसी से कोरिलेटेड है जब राजीव गांधी की हत्या की गई थी, है ना। तो खैर दूसरा मैटर है, तो आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे है वाई पावर शेयरिंग। अब देखिए हमें पावर शेयरिंग क्यों जरूरत है, ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है, वाई पावर शेयरिंग इज नीडेड, है ना। चलिए देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि पावर शेयरिंग अगर हम करते हैं, है ना, तो उसके कई सारे फायदे हैं। देखिए सबसे पहला, अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग, हमें क्यों भाई, देखो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों, जैसे दो ग्रुप है, वो चाहे कि भाई हम पावर अधिक से अधिक लें, दूसरा ग्रुप जाएगा नहीं हमें चाहिए अधिक से पावर, तो भाई रहने दो ना, ऐसा हम करते ही नहीं, हम इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट दो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, रिड्यूस होगा। जैसे हमने अभी देखा सिविल वार हो रहे हैं तमिल में और श्रीलंका में, है ना, दो ग्रुप के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा भाई, वो रिड्यूस हो जाएगा। इक्वल पावर शेयरिंग हो जाएगा, तो कोई नहीं कहेगा नहीं हमें पावर नहीं दी गई, वो उनको पावर नहीं दी गई, तो जो जिस प्रकार से रहेगा उसको पावर शेयरिंग दे दिया जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर हम पावर शेयरिंग कर देते हैं, लोग पावर बांट देते हैं, भाई तुम्हारा काम ये, या वर्क, या फिर हम कह सकते हैं वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, है ना। वर्क कैसे को पावर शेयर होगा, तो अगर हम गवर्नमेंट स्टेबिलिटी होगी, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, तो ये सारे हमें नीडेड है भाई। क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी तो है हमें कि भाई अगर गवर्नमेंट स्टेबल होगी, अगर पावर शेयर कर दिया तो गवर्नमेंट स्टेबल होगी, वो कभी गिरेगी नहीं, ठीक है। और उसके साथ साथ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि भाई आपका ये काम है, आपका ये काम है, तो लोग आसानी से करेंगे। लेकिन किसी को बहुत अधिक पावर दे दिया जाए, किसी को बहुत कम पावर दे दिया जाए, या फिर बहुत मेजोरिटी में उनको अधिक पावर दे दिया जाए, तो दैट इज रॉन्ग, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें इसलिए इसका जरूरत है, ठीक है। चलिए ये हो गया। और उसके बाद श्रीलंका में
डिजायरेबल, ठीक है, सॉरी हो गया। और ये फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। अब ये लास्ट टॉपिक है, मतलब पावर शेयरिंग के है तो बहुत कुछ, लेकिन आप बस इतना भी रिवीजन कर लोगे तो इसी शायद क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए टॉपिक हमारा यही है ना, ठीक है। फॉर्म देखिए, अगर पावर शेयरिंग की बात करें तो पावर शेयरिंग को अगर मेनली दो भागों में बांटा गया है ना। वीडियो सही है भाई, ठीक है, देखिए, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। देखिए पहला है, अगर हम पावर शेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल, ठीक, हॉरिजॉन्टल में, और एक वर्टिकल में, देखिए दोनों देख लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर का मतलब होता है कि ये फ्रीडम, ये फ्री होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव है, ठीक, उसके बाद जुडिशरी है, उसके बाद लेजिस्लेटिव है, ठीक, लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, मैंने इनको इधर उधर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि अब ये जो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, कि अगर ये भारत की सबसे टॉप पावर शेयरिंग है या सबसे पावरफुल ये लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, है ना। अब देखिए एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि जो पीएम होते हैं, कहीं पे आपके प्रेसिडेंट भी होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, क्योंकि सभी को चलाने वाले, पूरे देश को एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले सबसे बड़ी पावर इन्हीं के पास होती है। दूसरा जुडिशरी जुडिशरी क्या है, जैसे हमने आप सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, है ना, और हाई कोर्ट, इसके बारे में जानते हैं। ठीक, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये टॉप 3 के जुडिशरी है। अब देखिए ये इस तरह से जो आप देख रहे हो, ये इस तरह से आप जो देख रहे हो, ये आपके हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज कहते हैं हिंदी में इसको, क्षैतिज पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई इनमें हस्तक्षेप ना करेंगे ना इनसे हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन अगर सबसे टॉप अगर बात करें, सबको अगर हैंडल करने वाली जो है वो कौन सी है, जुडिशरी है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये भी जुडिशरी पास आएंगे, अगर इनसे कॉन्फ्लिक्ट तो जुडिशरी पास आएंगे, है ना। तो सभी लोग को पावर इक्वली पावर है, मतलब सभी लोग एक दूसरे पे अंडर में काम नहीं करते। लेकिन हाँ, कुछ मैटर में जुडिशरी के साथ पावर दी गई है एज अ लीगल तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा, ये दो आ जाएंगे आपके। ठीक है, अगर इनकी बात करेंगे तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन दो भागों में है ना। इनका डिस्ट्रीब्यूशन दो भागों में है, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए जो हमने ये बताया सबसे बड़ा टॉप एपेक्स बॉडी, जो हमारी एपेक्स बॉडी है, हमारी जो एपेक्स बॉडी है वो कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, एंड देन हाई कोर्ट, एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसी तरह यहाँ पे हम आपको एग्जीक्यूटिव बता दिया, इसके पीएम हो गए, है ना, पीएम है ना, उसके बाद सीएम है, उसके बाद डीएम है। इस प्रकार से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब वर्टिकल में अगर देख लिया जाए तो वर्टिकल में देख लीजिए, वर्टिकल में देखो तो पहले क्या आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, है ना, फिर उसके बाद म्यूनिसिपालिटीज, फिर उसके बाद पंचायत, फिर उसके बाद विलेज। इस प्रकार से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मतलब सबसे अधिक पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब लिस्ट भी हमारे पास है, वो हम पढ़ेंगे। कंकरेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, और एक रेजिडेंटरी पावर होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी में पढ़ेंगे हम। तो देखिए ये पावर शेयरिंग का मैटर यहाँ पे है। तो सबसे अधिक पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर उसके बाद जो हमारी डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर उसके बाद म्यूनिसिपालिटीज है ना, पंचायत है। इस प्रकार से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकल पावर शेयरिंग, ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमने जो ये बताया था आपको कि वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है। वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि जब टॉप लेवल से हम या फिर हायर लेवल से लोअर लेवल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकल पावर शेयरिंग। और जब पावर हॉरिजॉन्टल रूप में हो, सबके पास पावर इक्वली हो, या फिर पावर वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार की पावर को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल पावर। जैसे हमारा एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है एंड लेजिस्लेटिव है। ठीक है, और हमने बता दिया कि इसमें क्या आएंगे, पीएम है। अब पीएम है के बाद सीएम आ जाएंगे, डीएम आ जाएंगे। तो ये हमारा जो वर्टिकल नीचे डाउनफॉल में आ रहा है, इसे वर्टिकल पावर शेयरिंग कहेंगे। ये भी आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग हो गया, और ये भी आपका क्या है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। बट दीज आर 3 कंपोनेंट आर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग।
आई होप पावर शेयरिंग समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमने बहुत ही कम समय में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक बार समराइज कर देते हैं कि आखिर मैटर क्या है। बेल्जियम और श्रीलंका एक दो कंट्री हैं जहां पे एथनिक प्रॉब्लम्स है, मेजोरिटी की प्रॉब्लम है। अगर पूछ देगा मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है तो आप बता दोगे कि इसका मतलब ये लोग ऐसा चाहते हैं कि अगर हमारी मेजोरिटी है तो हम छोटे जो माइनॉरिटी लोग उनकी हम बातें नहीं मानेंगे, जो भी हम अगर वर्क करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारी बात मानी जाएगी। इसी को हम मेजोरिटेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जहां पर श्रीलंका में क्या क्या चीजें दी गई, बेल्जियम में क्या क्या चीजें ऑफर की गई, कि लोगों का जो पावर शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया, उसी को हम एकोमोडेशन श्रीलंका एंड बेल्जियम को मानेंगे, ठीक है। क्या क्या सुविधाएं दी गई, एजुकेशन है, उनके पॉलिसीज है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल कल्चर है, साथ में मिलकर के काम करना है, कोई माइनॉरिटी में मेजोरिटी में सभी को हम एक समान समझेंगे, दैट्स इट। ये सारी चीजें आपको एकोमोडेशन में मिल जाएंगी, ठीक है। एंड आज पूछ सकता है व्हाट इज पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग आप कह सकते हो कि जब कोई पावर टॉप लेवल से हायर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। एंड पावर शेयरिंग दीज आर टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, है ना। एंड वर्टिकल में हमने बता दिया, तो वर्टिकल लाइक दैट टॉप प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज एंड नगर पंचायत एंड विलेज आल्सो। एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल में क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है एंड लेजिस्लेटिव है, जिसमें हम लोकसभा राज्यसभा जानते हैं, स्टेट असेंबली जानते हैं, है ना, विधान परिषद विधानसभा जानते हैं। तो ये सब लोअर है। सबसे टॉप पे कौन है, एलएस, जिसको हम लोकसभा कहते हैं और राज्यसभा कहते हैं। तो ये पावर शेयरिंग का फंडा हो गया। तो हमने इन सारी बातें आपको डिस्कस कर ली कि इसमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो बेल्जियम में और श्रीलंका में अगर पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज आर बेल्जियम एंड श्रीलंका, तो आप बता सको कि भाई वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी है, कुछ मेजोरिटी को लेकर के है। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कमिटी हो, माइनॉरिटी या मेजोरिटी हो, हम उसको वहाँ पे जो मेजोरिटी हम देख रहे हैं, हम मेजोरिटी के हिसाब से नहीं, लोगों को एक साथ मिला करके इक्वली रिप्रेजेंटेशन के तौर पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो वहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट, वो कंट्री क्या होगी, स्टेबल फॉर्म में होगी और आसानी से वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सत्ता को आसानी से चला सकती है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हम उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।